दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इजरायल के साथ बढ़ते टकराव के बीच तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने यहूदी देश के खिलाफ खोला मोर्चा। सुरक्षा के नाम पर नेतन्याहू सरकार जमीन कब्जाने की साजिश, ये बर्दाश्त नहीं। क्या सच में बन रहा ग्रेटर इजरायल का प्लान? अगली खबर में आपको बताएंगे। कभी भी ईरान अमेरिका के बीच छिड़ सकता है युद्ध। मध्य पूर्व में फिर बढ़ गया तनाव। IRGC कमांडर के सलाहकार ने कहा, उनके हाथ हमारी कुल्हाड़ी के नीचे। अगर जंग छिड़ी तो अमेरिका से जुड़े बिजली प्लांट तक कर देंगे तबाह। इस बीच इजरायल ने लेबनान में बनाया गाजा जैसा येलो लाइन। और इसी के साथ आपको बताएंगे, खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका हौथी के डर से बदला रास्ता। अफ्रीका का चक्कर लगाकर मिडिल ईस्ट जा रहा अमेरिकी वारशिप। तो बताते हैं सभी खबर विस्तार से। दोस्तों, तुर्की और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ा बयान सामने आया है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने साफ कहा कि इजरायल सुरक्षा के नाम पर अपनी जमीन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यानी इजरायल जब दूसरे पर हमला करता है तो सेल्फ डिफेंस का बहाना बना रहे हैं, जबकि तुर्की का कहना है कि इसके पीछे का मकसद इजरायल का जमीन पर कब्जा करना है, यानी सीधा मतलब ग्रेटर इजरायल का। उन्होंने अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में बोलते हुए कहा कि इजरायल अपनी सुरक्षा की बात सिर्फ एक बहाना बना रहा है, जबकि असल मकसद इलाके पर कब्जा बनाना है। फिदान ने सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सुरक्षा का इस्तेमाल नए इलाकों पर कब्जा करने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि इजरायल ने दुनिया के सामने एक ऐसा माहौल बना दिया है जिससे लगता है कि वो सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा अलग है। फिदान के मुताबिक गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम के बाद अब इजरायल की नजर लेबनान और सीरिया की तरफ भी बढ़ रही है, जो एक खतरनाक संकेत है। तुर्की के विदेश मंत्री ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इलाके में शांति चाहिए तो इजरायल को समझना होगा कि दूसरे देशों की भी अपनी सुरक्षा, आजादी और सरहदें हैं। ताकत के दम पर सब कुछ हासिल करने की कोशिश लंबे समय तक नहीं चल सकती। दरअसल पिछले कुछ समय से तुर्की और इजरायल के बीच बयानबाजी काफी तेज हो गई है। गाजा युद्ध, ईरान को लेकर तनाव और सीरिया के हालात, इन सभी मुद्दों पर दोनों देशों के बीच टकराव साफ दिखाई दे रहा है। फिदान ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि मिडिल ईस्ट के देश मिलकर अपने मुद्दों को समझदारी से हल करें। उन्होंने इशारा किया कि क्षेत्र में तनाव कम करना सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन इजरायल की नीतियां इसमें सबसे बड़ी रुकावट बन रही है। साथ ही उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान से जुड़े तनाव के कारण वो मुद्दा पीछे चला गया है, लेकिन जैसे ही हालात शांत होंगे दुनिया का ध्यान फिर से उस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो भी कभी भी बड़ा रूप ले सकता है। और इसी के साथ दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। हालात फिर से युद्ध की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। शनिवार को कई बड़ी घटनाएं सामने आई, कहीं जहाज पर हमले की खबर तो कहीं होर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव। इन सब ने मध्य पूर्व का माहौल फिर गर्म कर दिया है। ईरानी फौज ने साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिका उनके बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी नहीं हटाता, तब तक होर्मुज स्ट्रेट पर सख्त कंट्रोल रहेगा। उनका कहना है कि अगर अमेरिका सीज फायर का पालन ही नहीं कर रहा तो ऐसे समझौते का कोई मतलब नहीं है। इस बीच इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC के कमांडर इन चीफ के सलाहकार मोहम्मद रजा नकदी ने ईरानी सरकारी टेलीविजन पर कहा कि अगर फिर से युद्ध छिड़ता है तो ईरान अपने ताकतवर मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। BBC फारसी सर्विस के मुताबिक एक टेलीविजन टॉक शो में नकदी ने ईरानी सेनाओं की सामरिक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा, हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तेल उत्पादन जैसे कई लक्ष्यों पर हमला नहीं किया। हम एक साल के लिए प्रतिदिन 1.5 करोड़ बैरल तेल का उत्पादन रोक सकते थे। उन्होंने कहा, लेकिन हम दुनिया में अशांति पैदा नहीं करना चाहते थे। अब उनके हाथ हमारी कुल्हाड़ी के नीचे हैं। अगर युद्ध जारी रहता है तो हम उन सभी बिजली संयंत्रों को निशाना बना सकते हैं जो अमेरिकी ठिकानों को बिजली की सप्लाई करते हैं। यानी उनका इशारा साफ था, चाहे किसी भी देश का बिजली प्लांट हो, खाड़ी देश हो या बाहरी देश,
अगर वो अमेरिकी बेस को बिजली दे रहा है तो वो उस प्लांट को तबाह कर देंगे। मोहम्मद रजा नकदी ने कहा, दुश्मन कहता है कि हमने ईरान के लॉन्चरों को नष्ट कर दिया है, लेकिन हम अपनी लोहार की दुकानों में लॉन्चर बना सकते हैं। हमारे पास जीत दिलाने वाले ऐसे दाव हैं जिन्हें हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम के बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। ईरान ने पहले होर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया, लेकिन अमेरिकी नाकेबंदी के बाद ईरान ने फिर से इसे बंद कर दिया है। इस दौरान कई जहाजों को ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से वापस भेज दिया है और शनिवार को भारत के भी 2 जहाजों पर गोलीबारी हुई और इन जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट पार करने नहीं दिया गया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ शांति वार्ता के अगले दौर के लिए अच्छी बातचीत चल रही है। हालांकि ट्रंप ने चेतावनी दी है, ईरान को यह अनुमति नहीं दी जाएगी कि वह अमेरिका को ब्लैकमेल करे। वहीं दोस्तों, लेबनान में सीज फायर लागू तो हो गया है, लेकिन इसके बावजूद इजरायल का हमला जारी है और इसी बीच लेबनान में भी इजरायल ने येलो लाइन यानी पीली रेखा बना दी है। ये इजरायल द्वारा दक्षिणी लेबनान के अंदर खींची गई वो सैन्य सीमा है जिसे इजरायली सेना ने अपनी सुरक्षा के लिए एक बफर जोन बना दिया है। आसान शब्दों में कहें तो यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी ब्लू लाइन के अंदर लेबनान की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई एक ऐसी लकीर है जिसके पार जाना लेबनानी नागरिकों के लिए मौत को दावत देने जैसा है। यानी ये वैसा ही है जैसा गाजा में इजरायल ने बनाया है। ये रेखा बॉर्डर से लगभग 10 किलोमीटर अंदर तक फैली हुई है, जिसके दायरे में लेबनान के करीब 55 गांव आते हैं। इन इलाकों में इजरायल ने शूट टू किल यानी देखते ही गोली मारने की नीति लागू कर दी है और इसी के साथ दोस्तों खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर और सुपर पावर कहने वाला अमेरिका हौथियों के खौफ से डर गया। समुद्र में दुनिया के सबसे ताकतवर जंगी जहाजों में शामिल अमेरिका का विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीधा रास्ता छोड़कर लंबा चक्कर लगा रहा है। ये जहाज अब 1.5 गुना ज्यादा दूरी तय करते हुए अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर ईरान के करीब पहुंच रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेड सी का रास्ता हौथी रिबल्स के खतरे से भरा है, जिससे बचने के लिए यह अमेरिकी सुपर कैरियर लंबा रास्ता लेने को मजबूर है। मतलब अमेरिका को यमन के हौथी का खौफ है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कैरियर जिब्राल्टर, भूमध्य सागर और स्वेज नहर होते हुए रेड सी से गुजरते हैं, लेकिन इस बार अमेरिकी नौसेना ने यह रास्ता नहीं चुना है। इस कैरियर के साथ 3 डिस्ट्रॉयर और करीब 6000 नाविक है। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने एपी को बताया कि ये स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट में तैनाती के लिए रवाना हुआ है। इस सबसे ताकतवर माने जाने वाले अमेरिकी जहाज का इतना लंबा रूट लेना कोई आम बात नहीं है। मतलब काफी हैरानी की बात है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। पेंटागन ने आधिकारिक तौर पर वजह नहीं बताई है, लेकिन संकेत साफ है कि अफ्रीका का रास्ता लेने से ये जहाज लाल सागर और बाब अल मंडेव स्ट्रेट से बच रहा है। हाल के सालों में इस इलाके को यमन के हौथी विद्रोही ने असुरक्षित बना दिया है। इन हौथी को ईरान का समर्थन है और पहले भी वो लाल सागर और बाब अल मंडेव स्ट्रेट जैसे अहम समुद्री रास्तों पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर चुके हैं। यही वजह है कि दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना भी अब उस रास्ते से जाने से बच रही है।